नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी किताब पर बात करने जा रहे हैं जो सिर्फ एक किताब नहीं है, बल्कि एक कह सकते हैं कि एक ऐतिहासिक मुलाकात का दस्तावेज है। किताब का नाम है डिस्ट्रक्टिव इमोशंस, हाउ कैन वी ओवरकम देम, और इसके लेखक हैं डैनियल गोलमैन। और डैनियल गोलमैन का नाम आते ही जाहिर है इमोशनल इंटेलिजेंस की याद आ जाती है। बिल्कुल, ये वही हैं जिन्होंने इस आइडिया को पूरी दुनिया में इतना मशहूर किया, पर यह किताब उनके अपने काम से भी कहीं ज्यादा बड़ी है। हाँ, इस किताब का जो सेटअप है वही अपने आप में कमाल का है। मतलब जरा सोचिए, एक कमरे में दुनिया के कुछ बेहतरीन न्यूरोसाइंटिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, फिलोसोफर बैठे हैं और उनके साथ है तिब्बती बौद्ध धर्म गुरु दलाई लामा। जी, और ये सब मिलकर हमारे दिमाग की शायद सबसे उलझी हुई पहेली को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी विनाशकारी भावनाएं, गुस्सा, नफरत, जलन, ये सब आता कहाँ से है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हम इन पर काबू पा सकते हैं? सही कहा, ये किताब असल में पश्चिमी विज्ञान और पूर्वी ज्ञान के बीच एक पुल बनाने की कोशिश है। एक तरफ है दिमाग का एफएमआरआई स्कैन, न्यूरॉन्स की बातें, और दूसरी तरफ हजारों साल पुरानी ध्यान और करुणा की परंपरा। बिल्कुल। आज हमारी कोशिश भी यही है कि इन्हीं दोनों दुनियाओं की सबसे गहरी बातों को निकालकर सबके सामने रखें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यही समझते हैं कि जब गोलमैन डिस्ट्रक्टिव इमोशंस या विनाशकारी भावनाएं कहते हैं तो उनका असल मतलब क्या है? क्या हर नेगेटिव इमोशन डिस्ट्रक्टिव होता है? ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है और किताब के हिसाब से हर नकारात्मक भावना विनाशकारी नहीं होती। देखिए, दुख या डर कभी-कभी जरूरी भी हो सकते हैं। विनाशकारी भावना वो है जो हमें या किसी और को नुकसान पहुंचाए। गोलमैन इसके लिए एक बहुत ही पावरफुल शब्द इस्तेमाल करते हैं, अदृश्य विष या इनविजिबल टॉक्सिन्स। अदृश्य विष, वाह। हाँ, ये वो जहर हैं जो हमारे अंदर धीरे धीरे फैलते हैं और हमारी सोचने समझने की शक्ति को ही खत्म कर देते हैं। ये बात बहुत सटीक लगती है। जैसे मान लीजिए काम की जगह पर किसी सहकर्मी से थोड़ी सी जलन होना। शुरुआत में ये शायद बहुत छोटा लगता है, बिल्कुल, पर धीरे धीरे ये पूरे टीम के माहौल को खराब कर सकता है और किसी को पता भी नहीं चलता कि इसकी जड़ कहाँ है। एकदम सही उदाहरण है। या फिर रोड रेज को ही ले लें। किसी अजनबी की एक छोटी सी गलती पर आया गुस्सा कुछ ही सेकंड में एक खतरनाक लड़ाई में बदल सकता है। हाँ, ये तो हम रोज देखते हैं। तो ये दिखाता है कि ये भावनाएं कितनी तेजी से हमें अपने काबू में कर सकती हैं। किताब में इन्हें भावनात्मक वायरस भी कहा गया है। भावनात्मक वायरस? हाँ, जो एक व्यक्ति से दूसरे में फैलते हैं और हमारे रिश्तों की, समाज की शांति को नष्ट करते हैं। तो फिर ये किताब असल में किसके लिए है? क्या ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं या बहुत परेशान रहते हैं? नहीं, मुझे लगता है ये हर उस इंसान के लिए है जो अपने मन की मशीन को समझना चाहता है, जो ये जानना चाहता है कि क्यों कभी-कभी हम ऐसा बर्ताव करते हैं जैसा हम करना नहीं चाहते। सही बात है। अगर कोई अपने गुस्से को, अपनी चिंता को बेहतर ढंग से मैनेज करना चाहता है, अपने रिश्तों में ज्यादा शांति और समझ लाना चाहता है, तो ये किताब एक बहुत पावरफुल गाइड है। ठीक है, तो अब मुद्दे पर आते हैं। किताब की जो सबसे दिलचस्प बात है वो है इसका दो अलग अलग दुनियाओं को एक साथ लाना, मतलब साइंस और बौद्ध धर्म। ये वाकई में एक अनोखा संगम है। तो किताब इन दोनों नजरियों को कैसे पेश करती है? यहीं पर ये चर्चा सच में फैसिनेटिंग हो जाती है। किताब भावनाओं को दो अलग अलग लेंस से देखती है। ठीक है। पहले बात करते हैं वैज्ञानिक दृष्टिकोण की। ठीक है। पिछले कुछ दशकों में न्यूरोसाइंस ने, आप जानते, कमाल की तरक्की की है। एफएमआरआई स्कैन्स जैसी टेक्नोलॉजी से अब हम ये देख सकते हैं कि जब हम कोई भावना महसूस करते हैं तो हमारे दिमाग के अंदर असल में हो क्या रहा है। अच्छा, जैसे कि जब हमें डर लगता है। बिल्कुल, जब हमें डर लगता है तो हमारे दिमाग में एमिगडाला नाम का एक छोटा सा हिस्सा है जो बादाम के आकार का होता है। एमिगडाला? हाँ, वो एकदम से एक्टिव हो जाता है। ये हमारे दिमाग का पैनिक बटन है। ये तुरंत हमारे शरीर को लड़ो या भागो, यानी फाइट और फ्लाइट मोड में डाल देता है। ओह, तो दिल की धड़कन बढ़ जाना, सांसें तेज हो जाना, ये सब वहीं से कंट्रोल होता है। जी, ये एक बहुत पुराना सर्वाइवल सिस्टम है जो हमें खतरों से बचाने के लिए बना है। तो ये हमारे दिमाग का वो हिस्सा है जो खतरा महसूस होने पर अलार्म बजा देता है। भले ही खतरा असली हो, जैसे सामने एक शेर आ जाए, या फिर सिर्फ हमारे मन का वहम हो, जैसे स्टेज पर बोलने का डर। एकदम सही पकड़ा आपने। विज्ञान हमें यही बताता है कि हमारी भावनाओं का एक फिजिकल आधार है। ये सिर्फ मन का खेल नहीं है। अब आते हैं दूसरे नजरिए पर, जो है बौद्ध धर्म का दृष्टिकोण। और ये विज्ञान से काफी अलग है।
बौद्ध धर्म भावनाओं को हमारे व्यक्तित्व का कोई स्थायी हिस्सा नहीं मानता। मतलब मैं तो हूं ही गुस्सैल या मैं तो हमेशा से ही बहुत चिंतित रहता हूं, ये बातें बौद्ध धर्म के हिसाब से सच नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। बौद्ध धर्म के अनुसार भावनाएं तो मन के आकाश में आने जाने वाले बादलों की तरह हैं। बादल आते हैं, घिरते हैं, बरसते हैं और चले जाते हैं, लेकिन आकाश तो वही रहता है ना? क्या बात है। वो सिखाते हैं कि हमारे दुख का असली कारण भावनाएं खुद नहीं है, बल्कि अच्छी भावनाओं से चिपके रहने की हमारी आदत और बुरी भावनाओं को दूर धकेलने की हमारी कोशिश, वो है असली कारण। और वो 3 जहर वाली बात भी तो है। हाँ, बिल्कुल। बौद्ध धर्म 3 मुख्य मानसिक जहरों की पहचान करता है जो सारी विनाशकारी भावनाओं की जड़ हैं। पहला है लालच या आसक्ति, अटैचमेंट। दूसरा है घृणा या द्वेष, जिसे अवर्जन कहते हैं, और तीसरा है भ्रम या अज्ञान, डिल्यूजन। उनका मानना है कि जब तक हम इन 3 जहरों से मुक्त नहीं होते, तब तक हम सच्ची शांति महसूस नहीं कर सकते। तो हमारे पास 2 बहुत अलग-अलग व्याख्याएं हैं। एक कह रही है कि भावनाएं हमारे दिमाग की वायरिंग का नतीजा है और दूसरी कह रही है कि ये मन की अस्थायी अवस्थाएं हैं। तो इन दोनों को जोड़ने वाला पुल क्या है? किताब कौन से समाधान सुझाती है? यही इस किताब का सबसे सुंदर हिस्सा है। ये सिर्फ समस्या नहीं बताती, बल्कि एक ब्रिज बनाती है, और इस ब्रिज के 3 मुख्य स्तंभ हैं। पहला स्तंभ है इमोशनल अवेयरनेस, यानी भावनात्मक जागरूकता। इसका सीधा सा मतलब है अपनी भावनाओं को पहचानना और स्वीकार करना, बिना उन्हें अच्छा या बुरा कहे। ये सुनने में बहुत आसान लगता है, पर असल में शायद सबसे मुश्किल है। जैसे ही हमें गुस्सा आता है, हम या तो उसे किसी पर निकाल देते हैं या फिर उसे दबाने की कोशिश करते हैं। उसे बस देखना, ये एक अलग ही स्किल है। बिल्कुल। और यहीं पर दूसरा स्तंभ काम आता है, माइंडफुलनेस या सजगता। किताब में इसे एक सुपर पावर की तरह बताया गया है। सुपर पावर? हाँ, माइंडफुलनेस हमें किसी घटना यानी स्टिम्युलस और उस पर हमारी प्रतिक्रिया यानी रिस्पॉन्स के बीच एक छोटा सा स्पेस या ठहराव देती है। वो एक पल का गैप ही हमारी असली आज़ादी है। उसी पल में हम ये तय कर सकते हैं कि हमें आदत के हिसाब से रिएक्ट करना है या समझदारी से रिस्पॉन्ड करना है। जैसे वो ट्रैफिक वाला उदाहरण, किसी ने आपको गलत तरीके से कट मारा, पहला रिएक्शन होता है गुस्सा और उसे गाली देना। लेकिन माइंडफुलनेस आपको वो 1 सेकंड का ब्रेक देती है, जिसमें आप सोच सकते हैं, ठीक है, हो सकता है वो जल्दी में हो, मुझे अपना मूड क्यों खराब करना है। एकदम सही उदाहरण है। वो 1 सेकंड का ब्रेक ही सब कुछ बदल देता है। और तीसरा स्तंभ है करुणा और सहानुभूति, कंपैशन एंड एम्पैथी, जिस पर दलाई लामा बहुत जोर देते हैं। जी, उनका कहना है कि करुणा विनाशकारी भावनाओं के लिए सबसे शक्तिशाली मारक यानी एंटीडोट है। जी। जब हम सच में दूसरों के दुख को महसूस करते हैं और उनकी भलाई चाहते हैं, तो हमारा ध्यान मैं, मेरा, मुझे से हट जाता है। और जैसे ही ये फोकस बदलता है, गुस्सा, जलन और नफरत जैसी भावनाएं कमजोर पड़ने लगती हैं। ये तो ऐसा है जैसे आप एक अंधेरे कमरे में मोमबत्ती जलाते हैं, तो आपको अंधेरे से लड़ना नहीं पड़ता, वो अपने आप गायब हो जाता है। करुणा उस मोमबत्ती की तरह है। क्या खूब कहा, बिल्कुल यही बात है। इस पूरी चर्चा में एक शब्द बार बार आता है, जो मुझे लगता है इस किताब का सबसे जबरदस्त आइडिया है, न्यूरोप्लास्टिसिटी। ये सुनने में बहुत टेक्निकल लगता है, पर इसका मतलब क्या है? ये शब्द इस किताब का और शायद मॉडर्न न्यूरोसाइंस का सबसे उम्मीद भरा विचार है। न्यूरोप्लास्टिसिटी का सीधा सा मतलब है कि हमारा मस्तिष्क पत्थर की लकीर नहीं है। अच्छा। जी, ये हमारे अनुभवों, विचारों और अभ्यासों के आधार पर जीवन भर बदल सकता है। इसके न्यूरल पाथवे और कनेक्शंस बदल सकते हैं। यानी ये विचार कि हमारा दिमाग पत्थर की लकीर नहीं है, ये सिर्फ एक अच्छी सी बात नहीं है, ये तो व्यक्तिगत विकास की पूरी नींव ही बदल देता है। इसका मतलब है कि मैं तो ऐसा ही हूं कहना अब कोई बहाना नहीं रहा, हम सच में बदल सकते हैं। बिल्कुल। ये इस पुरानी धारणा को तोड़ता है कि हमारा व्यक्तित्व 25-30 साल की उम्र तक स्थिर हो जाता है। न्यूरोप्लास्टिसिटी कहती है कि हमारा दिमाग एक सॉफ्टवेयर की तरह है, जिसे हम रीप्रोग्राम कर सकते हैं। हम अपनी भावनात्मक आदतों के गुलाम नहीं हैं। अगर हम लगातार अभ्यास करें तो हम अपने दिमाग को ज्यादा शांत, ज्यादा खुश और ज्यादा दयालु होने के लिए ट्रेन कर सकते हैं। क्या इसका कोई वैज्ञानिक सबूत भी किताब में दिया गया है, या ये सिर्फ एक थ्योरी है? हाँ, और बहुत ही ठोस सबूत है। किताब में लामा ओसर नाम के एक अनुभवी बौद्ध भिक्षु के साथ हुए एक प्रयोग का जिक्र है।
रिचर्ड डेविडसन नाम के एक प्रसिद्ध न्यूरोसाइंटिस्ट ने ध्यान करते समय उनके मस्तिष्क को स्कैन किया। अच्छा, उन्होंने पाया कि जब लामा ओसर करुणा पर ध्यान कर रहे थे तो उनके दिमाग के बाएं प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में असाधारण रूप से ज्यादा एक्टिविटी थी। ये दिमाग का वो हिस्सा है जो सकारात्मक भावनाओं, खुशी और लचीलेपन से जुड़ा है। वाह, तो ये इस बात का जीता जागता सबूत है कि ध्यान जैसी मानसिक कसरत से हम सचमुच अपने दिमाग की वायरिंग बदल सकते हैं। ठीक वैसे ही जैसे जिम में वजन उठाकर हम अपनी मसल्स बनाते हैं। ठीक यही बात है। ये प्रयोग एक मील का पत्थर था जिसने साबित किया कि मेंटल ट्रेनिंग के फिजिकल और मापने योग्य परिणाम होते हैं। ये जो दिमाग को ट्रेन करने की बात है, ये तो सीधे सीधे डैनियल गोलमैन के अपने सबसे बड़े आइडिया इमोशनल इंटेलिजेंस से जुड़ती है। उन्होंने इस किताब में अपने इस कॉन्सेप्ट को कैसे शामिल किया है? बहुत अच्छा कनेक्शन बनाया आपने। गोलमैन के लिए इमोशनल इंटेलिजेंस ही वो टूल किट है जिससे हम न्यूरोप्लास्टिसिटी का फायदा उठाते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस के दो सबसे जरूरी हिस्से हैं, आत्मजागरूकता यानी सेल्फ अवेयरनेस और आत्मनियमन यानी सेल्फ रेगुलेशन। सेल्फ अवेयरनेस और सेल्फ रेगुलेशन। जी, आत्मजागरूकता से हम ये पहचान पाते हैं कि हाँ, मुझे गुस्सा आ रहा है, और आत्मनियमन हमें उस गुस्से पर तुरंत रिएक्ट करने से रोकने की ताकत देता है। ये भावनात्मक तूफानों के लिए एक अर्ली वार्निंग सिस्टम की तरह है। तो ये सब सुनने में बहुत शक्तिशाली लगता है, जी। पर सवाल वही है, हम अपनी रोजमर्रा की भागदौड़ वाली जिंदगी में इन आइडियाज को लागू कैसे करें? हाँ, ये सबसे जरूरी सवाल है। और किताब सिर्फ थ्योरी पर नहीं रुकती, वो बहुत प्रैक्टिकल तरीके भी बताती है। पहला और सबसे आसान तरीका है माइंडफुलनेस का अभ्यास, और इसके लिए आपको किसी गुफा में जाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, जब भी आप तनाव में हो, बस 1 मिनट के लिए रुकें और अपनी सांसों पर ध्यान दें। अपनी सांस को अंदर आते और बाहर जाते हुए महसूस करें। ये छोटा सा अभ्यास आपको ऑटो पायलट मोड से बाहर निकालकर प्रेजेंट मोमेंट में ले आता है। ये सुनने में तो अच्छा लगता है, पर क्या ये सच में प्रैक्टिकल है? मान लीजिए कोई एक बहुत तनाव भरी मीटिंग के बीच में है, वहां वो अपनी सांसों पर कैसे ध्यान दे सकता है? बहुत वाजिब सवाल है। किताब ये नहीं कहती कि आप मीटिंग के बीच में आंखें बंद करके बैठ जाएं, लेकिन आप चुपचाप अपनी कुर्सी पर बैठे बैठे भी अपनी सांस के प्रति सजग हो सकते हैं। या फिर आप अपने पैरों को जमीन पर महसूस कर सकते हैं। इसे माइक्रो प्रैक्टिस कहते हैं। ये बस एक पैटर्न ब्रेक है जो आपको भावनाओं के बवंडर में बहने से रोकता है। ये किया जा सकता है। दूसरा प्रैक्टिकल तरीका है संज्ञानात्मक पुनर्मूल्यांकन, कॉग्निटिव रीअप्रेजल। ये थोड़ा फैंसी नाम है, पर इसका मतलब आसान है। किसी स्थिति के बारे में अपनी कहानी बदलना। मतलब जिस नजरिए से हम चीजों को देख रहे हैं उसे बदलना। जैसे वो ट्रैफिक वाला उदाहरण, पहली कहानी थी ये आदमी बहुत बदतमीज है, इसने जानबूझकर मुझे कट मारा। और दूसरी कहानी हो सकती है शायद ये किसी इमरजेंसी में है, हो सकता है किसी को हॉस्पिटल ले जा रहा हो। बिल्कुल। जैसे आप कहानी बदलते हैं, आपकी भावना भी बदल जाती है। आप गुस्से की जगह थोड़ी सहानुभूति महसूस करने लगते हैं। ये अपने मन को नियंत्रित करने का एक बहुत शक्तिशाली तरीका है। और करुणा को विकसित करने के लिए कोई प्रैक्टिकल तरीका? हाँ, उसके लिए लविंग काइंडनेस मेडिटेशन का अभ्यास है। इसमें आप बैठकर पहले अपने लिए, फिर अपने प्रियजनों के लिए, फिर अजनबियों के लिए और अंत में उन लोगों के लिए भी जिन्हें आप पसंद नहीं करते, मन ही मन भलाई और खुशी की कामना करते हैं। अच्छा। जैसे आप खुश रहें, आप स्वस्थ रहें, आप सुरक्षित रहें। ये अभ्यास धीरे धीरे हमारे दिल के दायरे को बड़ा करता है और हमारे अंदर सहानुभूति पैदा करता है। एक और तरीका जिसका जिक्र होता है वो है सकारात्मक भावनाओं को जानबूझकर विकसित करना। हाँ, जैसे एक आभार पत्रिका या ग्रैटिट्यूड जर्नल रखना। हर रात सोने से पहले 3 ऐसी चीजें लिखना जिनके लिए आप आभारी हैं। ये तो बहुत पावरफुल है। यानी सकारात्मक अनुभवों का पूरा आनंद लेना। जब आप अपनी सुबह की चाय पी रहे हो तो सिर्फ चाय पिएं, उसके रंग, उसकी खुशबू, उसकी गर्माहट को महसूस करें। ये छोटे छोटे अभ्यास हमारे भावनात्मक बैंक खाते में जमा की तरह हैं, जो मुश्किल समय में हमें मजबूत बनाते हैं। तो इस पूरी गहरी चर्चा को अगर समेटना हो तो इसका सार क्या है? सबसे बड़ी सीख क्या निकल कर आती है? सबसे बड़ी सीख ये है कि हम अपनी भावनाओं के रहमो करम पर जीने के लिए मजबूर नहीं हैं। विनाशकारी भावनाएं शक्तिशाली हो सकती हैं, लेकिन वे स्थायी या अजेय नहीं हैं। हमारे अंदर, हमारे दिमाग में ही अपने भावनात्मक जीवन को बदलने की क्षमता मौजूद है। हम अपने मन के मालिक बन सकते हैं। ये एक बहुत ही आशावादी और सशक्त संदेश है। अगर हमारे श्रोताओं को इस पूरी बातचीत से केवल 3-4 मुख्य बातें याद रखनी हो तो वो क्या होंगी?
सबसे पहली बात तो यही कि आपका मस्तिष्क बदल सकता है। न्यूरोप्लास्टिसिटी एक हकीकत है। अभ्यास से आप सचमुच अपने दिमाग के इमोशनल सर्किट को बदल सकते हैं। ये कोई जादू नहीं, ये विज्ञान है। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि माइंडफुलनेस एक विकल्प बनाती है। किसी घटना और आपकी प्रतिक्रिया के बीच का वो छोटा सा ठहराव, वो आपकी सबसे बड़ी ताकत है। उस ठहराव का इस्तेमाल करना सीखना होगा। तीसरी बात, करुणा केवल एक भावना नहीं है, ये एक स्किल है। इसे विनाशकारी भावनाओं के मारक के रूप में सक्रिय रूप से विकसित किया जा सकता है, ठीक वैसे ही जैसे आप कोई नई भाषा सीखते हैं। और चौथी और आखिरी बात, विज्ञान और प्राचीन ज्ञान दुश्मन नहीं बल्कि दोस्त हैं। ये किताब दिखाती है कि जब ये दोनों मिलते हैं तो हमें इंसान के मन को समझने और अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली उपकरण मिलते हैं। और अंत में श्रोताओं के लिए एक विचार जिस पर वो आज चिंतन कर सकते हैं। ये किताब हमें याद दिलाती है कि हमारी आंतरिक दुनिया को समझना सिर्फ व्यक्तिगत शांति के लिए नहीं है। जब हम अपने अंदर शांति पैदा करते हैं तो उसकी लहरें बाहर की दुनिया तक भी पहुंचती हैं। एक शांत और दयालु व्यक्ति एक बेहतर परिवार, एक बेहतर समाज बनाने में योगदान देता है। तो आज ही एक छोटा कदम उठाएं। अपनी किसी एक भावना को, चाहे वो सुखद हो या दुखद, बिना किसी जजमेंट के बस देखें। ठीक वैसे ही जैसे आप आकाश में एक बादल को तैरते हुए देखते हैं जो आता है और चला जाता है। ये भावनात्मक महारत की लंबी और सुंदर यात्रा का पहला कदम हो सकता है। ऐसी ही और शक्तिशाली किताबों के सार को गहराई से समझने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई किताब के साथ।